हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। मेरा नाम है ब्रज किशोर कटारे। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रिवीजन सीरीज इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इसमें हम लोग मेनली कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। और यहाँ पर सीखेंगे किस तरह से क्वेश्चंस आपके गेट पेपर में फ्रेम हो सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ओके। और कौन कौन से टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट है उनकी भी मैं बात करूंगा, और किस तरह से हमको डिजिटल सर्किट्स को पढ़ने चाहिए जिससे कि मैक्सिमम हम स्कोर इसमें कर सकते हैं। सो लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट। दिस सब्जेक्ट इज वेरी स्कोरिंग, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर हम गेट में स्कोर की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि एक एक नंबर बहुत कीमती है हमारे लिए। एक नंबर भी अगर कम ज्यादा होता है तो जब आप फाइनली सेलेक्ट हो रहे होते हैं तो उसमें रैंक का बहुत ज्यादा डिफरेंस आ सकता है। तो ये सब्जेक्ट की खासियत ये है कि आपकी स्कोर करवा सकता है अच्छी तरह से, है ना। तो 4 ब्रांचेस में कॉमन है ये: इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और कंप्यूटर साइंस। तो 4 स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। और इसमें ये सीरीज जो है वो पूरी समराइज्ड है, यानी कि एक तरह से हम बहुत ज्यादा डिटेल में और जो पूरा सब्जेक्ट नॉलेज होती है उनको फोकस करने के बजाय हम लोग यहाँ पर मेन टारगेट करेंगे कि एग्जाम में आपको स्कोर कैसे करना है इस सब्जेक्ट में। यानी कम से कम हम समय निकालकर और ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये इस सीरीज का पर्पज है। सो दिस इज रिवीजन सीरीज। सो ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल डेप्थ की अननेसेसरी जो होती है उसके बारे में नहीं बात करेंगे। सो बिल्कुल टू द पॉइंट होगा एंड दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, कंप्लीट इंटरेस्टिंग होगा ये सेशन। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ फ्रॉम द राइट नाउ, ओके। और ये सब्जेक्ट किस तरह से आपको समझना है, सीखना है, ये सारे हम सिस्टमैटिक वे में एक एक टॉपिक के बारे में बात करते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड पे सिलेबस। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं कौन कौन से टॉपिक इसमें है और कौन कौन से टॉपिक्स में से कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें किस किस टॉपिक पर हमें मेनली ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, यानी कि स्कोर हमारा जो बनता है वो कहाँ कहाँ से बन सकता है। देखिए, आप सभी को पता है गेट में ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, कौन सा टॉपिक आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता। बट हम हिस्ट्री या पुराने प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके बेस पर हम एनालाइज कर लेते हैं कि भाई कौन सा टॉपिक हमको पढ़ने चाहिए, कौन से कितने फोकस वे में तैयार करने की जरूरत है। चलिए, तो ये सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसमें जो मैंने इसको स्क्रीन को रोक दें आप और अभी जल्दी से नोट कर रहे हैं सिलेबस को। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन की जहां तक हम बात करते हैं तो इस पे एक क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। एक क्वेश्चन क्या हो सकता है यहां से फ्रेम हो ही सकता है, यानी कि यहां से ये टॉपिक जो है आपका या तो 1 मार्क का एक क्वेश्चन दे सकता है आपको या 2 मार्क का एक क्वेश्चन दे सकता है। और ये सबसे इस इजी सब्जेक्ट का इजी टॉपिक है, समझ रहे हो। सब्जेक्ट इजी और उसका इजीएस्ट टॉपिक ये है, मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आपकी, मैं चारों ब्रांचेस की बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट पे डायरेक्टली क्वेश्चन तो आते ही है, साथ में लॉजिक गेट आने से हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट हो गया, सीक्वेंशियल सर्किट हो गया, ये टॉपिक्स भी जो है हमारे उतने स्ट्रांग होते चले जाते हैं। तो इसमें बात करते हैं नॉट गेट, एंड और एक्सॉर, एक्सनॉर, इन सब के बारे में। तो दिस टॉपिक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट मैं इसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने के लिए मार्क नहीं करूंगा, है ना, बट ये आना ही चाहिए आपको, ये तो ऑब्वियस है। थर्ड टॉपिक है नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम टॉपिक उन टॉपिक्स में से है, जैसे मैंने बोला कि इसको समझने से आपको सब्जेक्ट समझ आएगा, तो वो वाली बात नंबर सिस्टम के अंदर भी है, ठीक है। डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड कोड्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ चैप्टर, कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट। तो कॉम्बिनेशनल में आपका जो एक ही टॉपिक मुझे अगर बोलना हो इंपॉर्टेंट है तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं बोलूंगा, द टॉपिक इज मक्स, ओके। द मक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब गेट वालों को कॉम्बिनेशनल से अगर एक ही क्वेश्चन पूछना हो तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन कहां से बनेगा, मक्स से बनेगा, ठीक है। बाकी दूसरे नंबर पर आपका आता है अरिथमेटिक सर्किट्स, जिसमें हो गया आपका हाफ एडर हो गया, फुल एडर हो गया, सीरियल एडर, पैरेलल एडर वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। लुक अहेड, कैरी, जनरेटर एडर, ये सब, ये यहां तक बात होगी। अब मैं बात कर रहा हूं सीक्वेंशियल सर्किट्स में। तो सीक्वेंशियल सर्किट्स में काउंटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप है। तो काउंटर पर क्वेश्चन पूछने का मतलब होता है कि आपका फ्लिप फ्लॉप आपको आना चाहिए, ठीक है। लॉजिक गेट्स की नॉलेज आपको होना चाहिए। तो ऑब्वियस है, कॉमन सेंस क्या कहता है कि काउंटर इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं एग्जाम सेट कर रहा हूं तो, या कोई भी एग्जाम जो सेट कर रहा है, उसकी मेंटालिटी होती है कि एक ही क्वेश्चन अगर डिजिटल सर्किट से पूछना है तो ऐसा करो ना, वो क्वेश्चन काउंटर से पूछ लो, क्योंकि काउंटर का जो क्वेश्चन आंसर कर सकता है उसे लॉजिक गेट आते हैं, उसे फ्लिप फ्लॉप्स आते हैं,
ओके, और उसे कॉम्बिनेशनल का कॉन्सेप्ट है वो भी उसका बहुत क्लियर है, यानी कि सर्किट्स पर भी वो इजीली ऑपरेट कर सकता है बंदा। ठीक है ना। तो काउंटर इज अ टॉपिक जिसको पूछ लेने का मतलब है कि आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक कंप्लीट नॉलेज पूछ ली। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोई है डिजिटल सर्किट्स में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी मैं इसी टॉपिक के करूंगा आपको, काउंटर्स के। ठीक है, तो जितनी इंपॉर्टेंस है टॉपिक्स की, उसी हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखेंगे। सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस टॉपिक के जिसके आने के चांसेस ज्यादा है। तो बने रहेगा इस सीरीज में मेरे साथ, बिल्कुल एक एक टॉपिक हम लोग बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की कुछ ज्यादा ही बात करेंगे। ठीक है, सो दिस सेशन विल बी कंप्लीटली इंटरेस्टिंग फॉर यू, सो स्टे कनेक्टेड। चलिए अब मैं बात कर लेता हूं ब्रांच वाइज कहां तक कहानी पहुंचती है इसकी। तो ब्रांच वाइज अगर हम चर्चा करते हैं, चर्चा का विषय यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, इतिहास गवाह है। ठीक है ना, मुझे नहीं पता गेट 21 में कितने अक्सर क्या टॉपिक आने वाला है, बट हिस्ट्री सेज कि ये 6 to 8 मार्क्स में कहानी चेंज होती रहती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और लगभग इसके बहुत क्लोज होता है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंटेशन में भी डिजिटल सर्किट्स ईसी के इक्वली, ऑलमोस्ट इक्वल इंपॉर्टेंट है, ऐसे टाइप। ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करते हैं, इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर हम जानना चाहें 4 to 6 मार्क्स, देखो 3 मार्क्स का है तो मेरे को मत बोलना, 7 का है तभी मेरे को नहीं बोल सकते आप। सो आई एम पुटिंग डिस्क्लेमर हियर, मैं यहां पर डिस्क्लेमर डाल रहा हूं, इसका मतलब है कि सब इतिहास पर निर्भर है। कंप्यूटर साइंस में थोड़ी अलग कहानी है, तो जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो 3 to 5। अच्छा, सेशन में जब भी सर्किट या ट्रांजिस्टर की हम बात कर रहे होंगे तो वो वाला सेक्शन कंप्यूटर साइंस वालों को नहीं पढ़ना है, तो उसकी टेंशन आप लोग मत लेना। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन, ये 3 भाई लोगों को तैयार रहना कि वहां पर सर्किट आएंगे, ट्रांजिस्टर्स आएंगे, तो उनकी हम लोग चर्चा करेंगे जितनी हमें जरूरत है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो ये सबसे पहले हमने सिलेबस की बात यहां पर कर ली, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने बात कर ली। सो जो कि मैंने ऑब्वियस है हिस्ट्री के बेस पर बताया है, इतिहास क्या कहता है उसके आधार पर मैंने बताया है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो इस सीक्वेंस में, जनरली सीक्वेंस भी मेरा यही रहेगा क्वेश्चंस के सॉल्व कराने का। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस ले रहे हैं किसके, बूलियन अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस मैं कवर कराऊंगा पहले, और नंबर सिस्टम्स के। नंबर सिस्टम के थोड़ा कॉन्सेप्ट चेकिंग टाइप के, कि जिससे आपका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट भी चेक होता है। नंबर सिस्टम में मैं बोल ही रहा हूं फिर से कि इतने फ्रिक्वेंट इस पर क्वेश्चंस नहीं आते। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत किया जाए क्या? रेडी हैं सब लोग? ओके, लेट्स गो। सी द क्वेश्चन नंबर 1, मिनिमाइज द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन। तो पॉपुलर क्वेश्चन है, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन ये है। तो स्क्रीन को अभी के अभी रोक दीजिएगा, रोक दी होगी स्क्रीन सबने, नोट कर लीजिए क्वेश्चन और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए, आई होप कि सभी का आंसर आ गया होगा। तो अब हम सब लोग आंसर आप लोग मैच कर लेना। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली, इन वेरी मच ब्रीफ वे, ठीक है, आपको थोड़ा सा बूलियन अलजेब्रा का ब्रीफ आइडिया देता हूं। देखिए, हम जब भी यहां पर वेरिएबल्स की बात करते हैं, कोई भी वेरिएबल हो, ए बी सी अप टू जेड, तो इनका मतलब क्या होता है? हमेशा इनका मतलब होता है बूलियन अलजेब्रा में, या तो ये लॉजिक 0 हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स को मैं 2 ही वैल्यू असाइन कर सकता हूं बूलियन अलजेब्रा के हिसाब से। क्या क्या असाइन कर सकता हूं? लॉजिक 0 असाइन कर सकता हूं, या फिर इनको मैं असाइन कर सकता हूं लॉजिक 1। बात समझ में आ गई इतनी? कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं वेरी पॉपुलर 3 थ्योरम्स के बारे में। द फर्स्ट वन इज नॉट गेट। इसके नाम से समझ में आ रहा है, यानी कि इस पर जो भी वेरिएबल भेजोगे फटाफट फटाफट लिखते जाना है ना। ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई, जस्ट फॉर रिकॉलिंग आई एम सेइंग दीस थिंग्स, ओके, जस्ट आपको एक दिमाग में चक्री घुमाने के लिए, है ना। तो 0 बिकम 1 अगर हम इस पे क्या करते हैं, अगर हम इस पे परफॉर्म करते हैं कौन सा ऑपरेशन? नॉट ऑपरेशन। बात समझ में आ गई इतनी? कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, अब मैं इसे वेरिएबल के टर्म में बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं, किसने मना किया है? तो नॉट ऑपरेशन आपने ए वेरिएबल पर परफॉर्म किया तो ये हो जाता है ए बार। इस एरो को हम बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, लेकिन ये ए बार पर परफॉर्म करेंगे तो ये ए बन जाएगा, तो दिस एरो इज बाई डायरेक्शनल। क्लियर है इतनी बात? सेकंड लिखेगा एंड ऑपरेशन। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 0 एंड विद 0 होता है 0, ठीक है, बूलियन मल्टीप्लीकेशन भी इसे बोलते हैं। 0 एंड विथ 1 होता है 0, 1 एंड विथ 0 होता है 0, 1 एंड विथ 1 इज 1। मैं इसे ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन नहीं बोल सकता क्योंकि ये बूलियन मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे और मैं ये बात आपको जल्दी समझ आएगी।
तो हम इसको वेरिएबल के लिए भी लिख ही सकते हैं। किसने मना किया, चलो लिख लेते हैं। आपने बोला a डॉट a, आप लोग आंसर करते रहना, ठीक है। सब लोग आंसर करेंगे, सब लोग आंसर करेंगे वन बाय वन। आई एम राइटिंग हियर, मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल सही आंसर करेंगे। सो दैट्स नॉट अ बिग डील टू आंसर दीज। बात हमें कितनी समझनी है, एंड ऑपरेशन का मतलब ये है। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो इन रिप्रेजेंटेशंस का आंसर करना मेरे लिए कोई बड़ी डील नहीं है। फटाफट से आंसर आया होगा सबका, मैं लिख देता हूं, यही आंसर आया होगा मुझे उम्मीद है। a डॉट a इज 1, a डॉट 1 इज ऑब्वियसली a बार डॉट 0 इज 0। कुछ मत कीजिए, a की वैल्यू आप या तो 0 माने, क्योंकि हमको मालूम है वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो आप तो 0 मान लें या फिर 1 मान लें, आपकी जो मर्जी हो, ठीक है। मानते जाएंगे तो ये रिप्रेजेंटेशन हमारे पास आ जाएगा जो यहां पे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू आएगा 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला जो नोटेशन है ना पर्टिकुलर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली यूज्ड है ये। a डॉट 1 इज a बार डॉट 1 इज, सोचो a बार इज राइट। जिन्होंने a बार सोचा बिल्कुल सही। चलिए तीसरी बेसिक थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी बेसिक थ्योरम, और बूलियन एडिशन बोलते हैं इसको, है ना, क्या बोलते हैं, बूलियन एडिशन। अब बूलियन इन्वेंट किया तो बूलियन के नाम पर 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। क्या कहते हो, 1 प्लस 1 इज 1। सो 1 इज करस्पॉन्डिंग टू लॉजिक। मैं कोई न्यूमेरिक डिजिट्स को ऐड नहीं कर रहा हूं, 1 इज लॉजिक 1, ठीक है। लॉजिक 1 को और ऑपरेशन करते हैं विथ लॉजिक 1, तो ये देता है 1, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। तो इससे ऐसा नहीं है कि ये सब बहुत आसान आसान चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं, आई एम जस्ट ब्रीफिंग देम, ओके, जिससे थोड़ा इजी रहे आपके लिए। बात आ गई समझ में। अब इतनी बात अगर हमको समझ में आती है तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमें आंसर करना चाहिए। एक तो बहुत फंडामेंटल मेथड हो गया, मैंने इन तीनों थ्योरम्स को सीखा और अप्लाई कर दिया, तो आंसर आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये बहुत फंडामेंटल अप्रोच हो गई। दूसरा, हम इसमें एक और थ्योरम की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। तो जिनका आंसर आ गया है पेशेंस रखें, आंसर मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। यानी कि अगर मान लीजिए मैं फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन आपको लिख के दूं, मैं आपको लिख के दूं a प्लस बी इंटू a प्लस सी, ये मैंने लिख के दिया, ठीक है। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम के अकॉर्डिंगली, या मैं सिंपल ऐसे सॉल्व ही कर लूं ऐसे ही, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या ऐसे a डॉट a, ऐसे लिख सकता हूं, प्लस a डॉट c प्लस a डॉट b प्लस b डॉट c, ऐसे लिख सकता हूं इसको। क्लियर है इतना? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a डॉट a को क्या लिख सकता हूं मैं, a लिख सकता हूं। जैसे हम यहां पर और ऑपरेशंस के लिए भी वेरिएबल्स को थोड़ा सा इंटरचेंज कर सकते हैं, a प्लस, ये कितना हो गया, a प्लस ए सी प्लस, अब देखिए एक चीज और समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर जो लिख रहा हूं और ऑपरेशन, तो और ऑपरेशन में छोटी बात एक और मुझे बतानी, छोटी सी बात, वो क्या है, वो ये है कि a प्लस 1 का मतलब होता है 1, ठीक है। a प्लस a प्लस, कितनी बार लिख दें आप, मैंने 2 बार लिखा, इसका भी मतलब होता है a। आप इसको और मतलब कितनी भी नंबर ऑफ टाइम्स लिखते जाएं, इसका भी मतलब होता है a। यानी कि यहां पर हमारे पास एक a है, तो मैं चाहूं तो इसको अगर 2 a से भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर बचेगा a इंटू 1 प्लस सी प्लस a इंटू 1 प्लस b प्लस बी सी, ये बच जाएगा 1 प्लस सी मतलब 1, a डॉट 1, सो ये आएगा a प्लस बी सी, तो y इक्वल टू आ जाएगा a प्लस बी सी। अभी के अभी स्क्रीन को रोक दीजिए और जल्दी से नोट कीजिए, क्योंकि मैं पूरा इरेज करने वाला हूं। लिख लिया आपने? चलिए, तो अब मैं सिंपल यहां पे क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा डायरेक्ट, जो कि आपको याद रखना है साथियों, दोस्तों याद होना चाहिए आपको, और इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम।
डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पर। आंसर जिनका आ गया है वो वेट कर रहे होंगे कि मैं क्या आंसर देता हूं। चलिए देखिए, अब आप अगर ऐसे बात करते हैं इसमें a प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी बार। देखना, मैंने इसको, इस एक्सप्रेशन को मैं चाहूं तो ऐसे समझ सकता हूं। समझना जरा ध्यान से, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। बात समझ रहे हो? इसको मैं क्या लिख सकता हूं, वैसे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2 इंटू 3। ये बात अगर आपको समझ में आती है समझिएगा। मैंने इसे बोला 1, इसे मैंने बोला 2, इसे मैंने बोला 1, इसे मैंने बोला 3। तो ये 1 यहां पर आ गया, 2 यहां पर आ गया और 3 यहां पर आ गया। तो यानी कि 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 का मतलब होता है 1 प्लस 2 3। यानी क्या मैं इसे 1 मान सकता हूं? बहुत बढ़िया। इसे मैं 2 मान सकता हूं, इसे मैं 1 मान सकता हूं और इसे मैं 3 मान सकता हूं। बात समझ में आ गई इतनी? और इसे मैं मान सकता हूं 1, इसे मैं मान सकता हूं 2, इसे मैं 1 और इसको 3। तो क्लियर हो गया है यहां पर कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम अगर लगाएं तो एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं फिर से बोल रहा हूं, नॉट एंड और से भी आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील एट ऑल, बट अगर डिस्ट्रीब्यूशन लगाओगे तो एक क्षण में आंसर आ जाएगा। पलक झपकते से आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं? पलक झपका और आंसर प्रकट हो गया। कर लेते हैं प्रकट आंसर को। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस 2 3। जल्दी से बोलो। 1 प्लस 2, ए प्लस 2 यानी कि बी, 3 यानी कि बी बार। बहुत बढ़िया। इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3। जल्दी से बोलो। 1 प्लस यानी कि 2 मतलब बी, 3 मतलब बी बार। भाई साहब जल्दी से आंसर करेंगे। आगे क्या होगा? ए डॉट ए बार यानी कि बी डॉट बी बार मीन्स व्हाट? 0। ये हो गया 0, ये हो गया 0। ए डॉट ए मतलब क्या हो गया? फिर से, अरे ए डॉट ए क्या हो गया? 0। सॉरी, ए डॉट ए बार मीन्स y इक्वल टू आ गया यहां पर 0। 0 जिनका आंसर है दे आर एब्सोल्युटली राइट। सो आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, स्क्रीन रुका हुआ है, जल्दी से नोट कर लिया होगा सबने। तो अब हम थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं यहां पर। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो द y इक्वल टू दिया है इसमें। आंसर आप लोगों का आ गया होगा, उम्मीद है मुझे सभी का। ए सी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। इसे हमको मिनिमाइज करना है। लेट्स सी। दिस इज y इक्वल टू ए बार सी प्लस बी सी। तो पहले मैं आपको बता रहा हूं इसको मेथड से, ठीक है? फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी थ्योरम। मेथड से देख लेते हैं क्या होगा। तो y इक्वल टू हमें लिखा हुआ है पहले ये ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब इसके साथ समझना जरा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं डॉट 1? कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी लिख सकते हैं, बिल्कुल अलाउड है ना? तो y इक्वल टू मैं इसको ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। अब इस 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं a प्लस ए बार। जिनको भी कंफ्यूजन है, a प्लस ए बार की वैल्यू 1 होती है ना? क्योंकि a की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो आप देखेंगे 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1 फॉर्मेट बन जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? तो हमने ऐसे लिखा। अब हम इसको ऐसे लिख देंगे ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। इतना आ गया। अब अगर मैं यहां से सिंपल इस ए बी को इस ए बी सी के साथ कंबाइन कर दूं, ठीक है? और नेक्स्ट में इस ए बार सी को
इस ए बार बी सी के साथ कंबाइन कर दूं, तो हमारे पास जो फॉर्मेट आएगा वो क्या आएगा, y इक्वल टू, समझना, आपने ए बी यहां से कॉमन लिया क्योंकि इन दोनों को हम कंबाइन कर रहे हैं, जो ग्रीन से मैंने लिखा हुआ है उसे कंबाइन कर रहे हैं, तो यहां बचेगा 1 प्लस सी, प्लस हमने ए बार सी और ए बी बार सी को कॉमन लिया है, तो यहां से क्या कॉमन आएगा, ए बार सी कॉमन आ जाएगा हमारे पास, तो क्या बचेगा 1 प्लस बी। तो अगर आपने लिखा है इसको, 1 प्लस सी एंड 1 प्लस बी बिकम्स 1, तो आंसर आएगा ए बी प्लस ए बार सी। ये आंसर आ गया। ये आंसर क्या है, ये है आम जिंदगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मेंटॉस जिंदगी की। मेंटॉस जिंदगी के हिसाब से क्या है, एक थ्योरम की बात कर लेते हैं। एक थ्योरम है, अब वो कंडीशनल है, आप चाहें तो उस थ्योरम का यूज करें, कॉन्सेंसस थ्योरम बोलते हैं। उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए परफेक्ट है। क्या है थ्योरम, कॉन्सेंसस थ्योरम? फर्स्ट लिखिएगा, 3 कंडीशंस उसके अंदर है, 3 क्राइटेरियाज हैं बेसिकली। ठीक है, 3 कंडीशंस हैं, अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो 4th पॉइंट क्या है, कंक्लूजन है। समझते हैं क्या कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन है टू अप्लाई दिस थ्योरम, मतलब बेसिकली इसका मतलब क्या है इस बात का, ये थ्योरम कब हम अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो 4th पॉइंट हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। पहली कंडीशन है 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। सेकंड कंडीशन है, अब मैं इसी कंडीशन को इस रिप्रेजेंटेशन पर अप्लाई करते जाऊंगा। इसमें कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको? 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। बात समझ में आ गई? पहली कंडीशन सेटिस्फाइड है, ओके। दूसरी कंडीशन है ईच वेरिएबल, आप लोग नोट भी कर लें, रिपीटेड ट्वाइस। हर वेरिएबल कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है, ट्वाइस। एक बार ए यहां पर आया, एक बार फिर आया ए यहां पर बी आया है, फिर यहां पर बी आया है, यहां पर सी आया है, फिर यहां पर सी आया है, यानी कि हर वेरिएबल 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। थर्ड कंडीशन है ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड। एक ही वेरिएबल ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो यहां पर वो वेरिएबल कौन है? यहां पर वो वेरिएबल है ए, जो कि कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग इसमें किसकी? कंक्लूजन की। कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है? टेक ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स। यानी कि सिर्फ कौन से टर्म्स इसमें आप शामिल कर लें जो कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल को इंक्लूड करके चलते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो इसमें ए वेरिएबल ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंट है। अब मैं फिर से इसके आंसर को लिखने के लिए तीनों कंडीशंस की बात करता हूं। 3 वेरिएबल्स, बिल्कुल ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हमारी। दूसरी कंडीशन क्या है? हर वेरिएबल 2 बार आया, हाँ बिल्कुल 2 बार आया, हर वेरिएबल ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, ओके, ये भी सेटिस्फाइड है। तीसरी कंडीशन क्या है? ओनली 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंट। क्या एक ही वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है? हाँ जी बिल्कुल, एक वेरिएबल ए यानी कि कॉम्प्लीमेंटेड है। तो आंसर में क्या आएगा? सिर्फ वो टर्म आएंगे जिसमें ए है। मतलब कौन सा टर्म हट जाएगा इसमें से? ये टर्म हट जाएगा। क्या आंसर आएगा? ए बी प्लस ए बार सी। खत्म। बिल्कुल एज इट इज। अगर मेरे को एक और क्वेश्चन बनाना हो, थोड़ा सा आपको क्लियरिटी देने के लिए, मान लीजिए मैं अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता, साइड में ये लिख देते हैं समझने के लिए, इसी क्वेश्चन का टाइप का है। मान लीजिए मैंने लिखा होता ए बी प्लस बी बार सी प्लस ए सी। अभी के भी स्क्रीन को रोक दीजिए और आंसर बताइए इसका। मैं एक लाइन में आंसर लिखने वाला हूं इसका। मुझे आंसर मिल गया क्या है? 3 वेरिएबल, ठीक है, बहुत बढ़िया। ईच वेरिएबल ट्वाइस, बिल्कुल हर वेरिएबल 2 बार आया है, ठीक है। तीसरी कंडीशन 1 वेरिएबल इज कॉम्प्लीमेंटेड, एक ही वेरिएबल ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंटेड है। वो वेरिएबल कौन है? बी वेरिएबल ऐसा है जो कॉम्प्लीमेंटेड है। यानी कि आंसर में क्या आएगा? ओनली कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल रिलेटेड टर्म्स, यानी कि इसको हटा दो।
क्या आंसर आएगा? ए बी प्लस बी बार सी। प्रीवियस ईयर्स में अगर आप देखेंगे 2016 इलेक्ट्रिकल में बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आंसर करना आप लोग। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फंक्शन दिया है आपको, पूछा है इसको मिनिमाइज कर दीजिए। सो ट्राई करेंगे सब लोग। पहले मुझे यहां पर सब लोगों ने नोट कर लिया होगा, ऐसे सभी ने लिखा होगा, और आप अब लोग सब लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर जो मैं सॉल्व करूंगा उसको मैच करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक थ्योरम की यहां पर जरूरत पड़ेगी। दैट थ्योरम इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम। टू आंसर दिस क्वेश्चन हमें एक थ्योरम की नीड है, दैट इज कॉल्ड डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्या बोला डी मॉर्गन ने? डी मॉर्गन थ्योरम क्या है? देखिए, ए बी सी होल बार, यानी कि मल्टीप्लीकेशन में होल कॉम्प्लीमेंट अगर कहीं लिखा हुआ है तो मैं उसे इंडिविजुअल वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट करके एडिशन लिख सकता हूं ऐसे, या मुझे ऐसे लिखना हो ए प्लस बी प्लस सी होल बार, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे ए बार तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार। यानी कि एक लाइन में अगर कोई बोले तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट है एडिशन में, तो हम उसे मल्टीप्लिकेशन ला सकते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल को कॉम्प्लीमेंट में लिख के, और अगर होल कॉम्प्लीमेंट है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, तो हम उसे एडिशन में ला सकते हैं। ऐसे ही होल कॉम्प्लीमेंट अगर एडिशन में है तो उसे हम मल्टीप्लिकेशन में लेके आ सकते हैं। तो ये नॉट एंड और के बाद कोई फोर्थ थ्योरम अगर है इंपॉर्टेंट तो वो है डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो सभी ने पढ़ी होगी डी मॉर्गन्स थ्योरम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हम आंसर करेंगे बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, फंक्शन x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार ये दिया है, प्लस में ये दिया है पूरा टर्म। तो इतने वाले पार्ट में मुझे क्या लगाना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। क्या कहती है डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम? 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 3। तो जो थर्ड है उसमें 1 प्लस 2 3, यानी कि 1 क्या है? x है, 2 क्या है? y है, 3 क्या है? y बार है। क्लियर है ना? प्लस अब इसमें हमने जो होल कॉम्प्लीमेंट करके लिखा हुआ है, इस तरह से होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, तो वहां पर क्या है? होल कॉम्प्लीमेंट अंडर एडिशन है। तो अब ये क्या आ जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा ब्रैकेट में लगा रहा हूं, और उसको मैं लिख सकता हूं x बार इंटू वाई बार अंडर द इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड इनटू x बार ऑफ द बार। ये बात आपको समझ में आ गई होगी इतनी सभी को। इसको हमने सॉल्व किया, तो इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई भैया, 0 हो गई इसकी वैल्यू। तो ये क्या बच गया जरा बताओ? यहां पर अगर मैं लिखूं, इसको कंटिन्यू करूं, तो f इक्वल टू यहां पर आ गया, f इक्वल टू यहां पर कितना आ गया? f इक्वल टू आ गया, ये बच गया सिर्फ x यहां से, प्लस अब अगर हम इतने को सॉल्व करते हैं इस पूरे टर्म को, तो जरा बताओ इसकी वैल्यू x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मींस वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है ना? तो ये आ गया हमारा प्लस, और ये मैंने लिखा हुआ है x बार y बार होल बार। तो ऑब्वियस है कि इतने पार्ट पर अगर मैं डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा दूं तो इसमें मुझे क्या दिख रहा है? इंडिविजुअल वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये एडिशन में चला जाएगा। यानी कि इस ब्रैकेट को अगर मैं लिखूं तो ये कॉम्प्लीमेंट जो लगा हुआ मैंने एज इट इज रखा है ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है? और यहां पर हमने क्या लिखा? इंटू एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ये आ गया, तो f इक्वल टू आएगा यहां से x प्लस, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स। f इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस, अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया, x डॉट x
प्लस एक्स वाई, तो f इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। तो f इक्वल टू हम यहां से लिख सकते हैं सीधे। आप अब क्या करेंगे, यहां से इन दोनों में से x कॉमन ले लिया, क्या बच गया, इन दोनों में से हमने क्या किया, x कॉमन लिया, इन दोनों से हमने x कॉमन लिया जैसे ही, तो x प्लस एक्स इंटू वन प्लस वाई, दिस वन प्लस वाई मीन्स वॉट, 1। तो f इक्वल टू आएगा x प्लस एक्स, जिसका मतलब है f इक्वल टू एक्स। दिस इज द आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए, एफ ए बी इक्वल टू ए बार सी प्लस ए बी बार। मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 को, ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी बार। सॉल्व किया होगा सब लोगों ने, चलिए आंसर मैच करेंगे हम लोग। पहले मैं इन दो टर्म्स को इंक्लूड कर रहा हूं, यहां पर इन दो टर्म्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, तो f इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, f इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, इन दोनों को मैं इंक्लूड करके a कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो यहां पर बचेगा b प्लस बी बार प्लस ए बार सी, ओके, और यहां से आ जाएगा इसकी वैल्यू 1, तो ये आएगा a प्लस ए बार सी। अच्छा, ये क्या कंप्लीट आंसर हो गया, क्या ये इतना कंप्लीट आंसर हो चुका है, या इसमें और फर्दर कैलकुलेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए क्या है, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 2 इंटू 3, यानी कि 1 है a, 2 है a बार और 3 है कौन, c। सो 1 प्लस 2 3 मीन्स हमें पता है क्या है, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू दिस a प्लस ए बार इंटू a प्लस c। क्लियर? तो दिस f इक्वल टू a प्लस c इज द फाइनल मिनिमाइज्ड फॉर्म। देखिए लॉजिकली a प्लस ए बार c इज इक्वल टू a प्लस c, ठीक है, लेकिन अगर मिनिमाइज्ड की हम बात करते हैं तो हमें सबसे कम वेरिएबल वाला टर्म या जिसके अंदर सबसे कम एलिमेंट्स हैं वो वाले टर्म्स को मिनिमाइज्ड मानना पड़ता है। तो आ गया होगा सभी का आंसर। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसको नोट कर लें जल्दी से और स्विच करते हैं ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए रीड द क्वेश्चन, इफ x स्टार y इज इक्वल टू x बार y दिया गया है, देन इसकी वैल्यू हमसे पूछ ली गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। इसमें एक स्टार ऑपरेशन की बात की गई है। चलिए तो आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा इसे, मैं पहले सॉल्व करता हूं इसे। लेट्स गो। बोला है x स्टार y इक्वल टू x बार y, यानी ये कोई स्टार ऑपरेशन है। डोंट कंसीडर दिस ऑपरेशन एज अ मल्टीप्लीकेशन, ये कोई मल्टीप्लीकेशन वगैरह नहीं है, दिस इज जस्ट ए स्टार ऑपरेशन दे हैव टेकन। ठीक है, स्टार ऑपरेशन को इन्होंने बोला x बार इंटू वाई। अच्छा, इस एक्सप्रेशन से मुझे क्या समझ में आएगा वो जरूरी है। तो मैंने पहले देखा कि फर्स्ट वेरिएबल को अगर हम, यानी कि हमें इससे क्या समझना चाहिए वो देखिए, फर्स्ट वेरिएबल को अगर हम सेकंड के साथ स्टार ऑपरेशन करते हैं, समझ रहे हो, फर्स्ट स्टार विद सेकंड, तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इनटू सेकंड, यानी कि दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टार ऑपरेशन, कि जब भी हम फर्स्ट को स्टार ऑपरेशन करेंगे सेकंड के साथ तो आंसर आएगा फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकंड। अब ये x स्टार y है तो x बार y आ गया। अब मान लीजिए मैं यहां पे लिख रहा होता, इस क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं, समझिए जरा, एनालॉजी समझने की कोशिश करें। a स्टार b अगर मैंने लिखा होता तो आप क्या बोलते, आप बोलते a बार b आ जाएगा सर,
बिल्कुल सही बात है, ए स्टार बी का आंसर आता ए बार बी। ऐसे ही अगर हम इसमें जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है उन वेरिएबल्स को रियलाइज करें, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सब लोगों ने सॉल्व जरूर कर लिया होगा इसे। चलिए तो आंसर आप लोग मैच कर लेना जिन्होंने सॉल्व किया है। x प्लस वाई स्टार y, पहले हम इतने पार्ट को हैंडल कर लेते हैं जो ब्रैकेट में हमारे पास है, उसको हम हैंडल कर लेते हैं। क्या वैल्यू है, x प्लस वाई स्टार y, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। फर्स्ट स्टार विथ सेकंड, सोचो क्या आएगा, बिल्कुल सही सोचा आपने। फर्स्ट विल बी गेट कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकंड, पहला हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकंड। पहला मतलब कौन, ये फर्स्ट स्टार विथ सेकंड, फर्स्ट स्टार विथ सेकंड बिकम फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इनटू सेकंड। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको डिमॉर्गन्स जिंदाबाद, एडिशन अंडर होल कॉम्प्लीमेंट बिकम्स मल्टीप्लीकेशन अंडर इंडिविजुअल वेरिएबल गेट कॉम्प्लीमेंटेड, यानी कि एडिशन को होल कॉम्प्लीमेंट में लिख रहे हैं तो हम चाहें तो मल्टीप्लीकेशन को इंडिविजुअल वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट में लिख सकते हैं। यह है डिमॉर्गन्स थ्योरम। तो इसको मैं ऑब्वियसली क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं एक्स बार इंटू वाई बार, ये ब्रैकेट का सॉल्यूशन हो गया, इंटू क्या है वाई, तो वाई डॉट वाई बार मतलब क्या हो जाएगा 0, यानी कि इतने फंक्शन का आंसर हमारे पास आएगा 0। कितने फंक्शन का, इतने फंक्शन का आंसर आ गया 0। मतलब हमें इनडायरेक्टली क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है 0 स्टार विथ z, 0 स्टार विथ z, इतनी सी बात। तो 0 स्टार विथ z में मतलब फर्स्ट कौन हो गया 0, सेकंड कौन हो गया z, तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट 0 कॉम्प्लीमेंट इंटू z। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 क्या होगा, 1 होगा, और क्या होगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर इज z, यानी कि हमारा ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। तो जिन लोगों ने भी ऑप्शन डी लगाया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। सो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। 211x इज इक्वल टू दिया है 152 ऑक्टल, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं बेस, ये x बेस है, इसका बेस 8 है, बेस 8 का मतलब है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बेस x में है और इसको इक्वल किया गया किसके, 152 जो कि ऑक्टल में है, सिंपल। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं इसके। तो अगर हम यहां से रियलाइज करते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसी बेस x में है और वो ऑक्टल नंबर सिस्टम के इक्वल है, तो अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड को, जैसे थ्योरी में हम लोग पढ़ते हैं, इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं और इसको भी मैं एक डेसिमल में कन्वर्ट कर लूं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उन दोनों को मैं एक ही बेस में लेके आ जाऊं, और सबसे हम जो फ्रिक्वेंटली यूज बेस हमारा है वो है बेस 10, डेसिमल नंबर सिस्टम, है ना। तो अगर हम किसी भी नंबर x को, जैसे ये थ्योरी में ब्रीफली रिकॉल कर रहा हूं आपके लिए, जैसे कोई भी डिजिट है, सपोज ये डिजिट मैंने लिख दी, ये कोई डिजिट है जो बेस r में है, ठीक है, और मुझे इस बेस r को कन्वर्ट करना है किसमें, बेस 10 में। तो यहां पर हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसे, कुछ नहीं करना, जो बेस r है उसकी पोजिशनल वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन डिजिट्स के साथ। r पावर 0 x0 मल्टीप्लाई हो गया, x1 मल्टीप्लाई होगा r1 के साथ, प्लस x माइनस 1 है वो मल्टीप्लाई हो गया r माइनस 1 के साथ। तो यहां से जो भी नंबर हमारे पास आएगा वो हो जाएगा डेसिमल में। चलिए इसी बात को हम एग्जांपल पे अप्लाई कर रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड इनटू डेसिमल, डेसिमल में लेके आ रहा हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को भी। तो ऑब्वियस है इसका पोजिशनल वेटेज x की पावर 0 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 का, मेरे साथ लिखते जाएं सब लोग, 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। आंसर आ गया होगा सबका, आंसर जिन्होंने सॉल्व किया है उनका आंसर आ गया होगा। आप लोगों का जो भी आंसर आया है मैच करना है, ठीक है। 2 की पावर 0 5 8 1 प्लस 1 8 स्क्वायर, ओके। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू
64 प्लस 40 प्लस 2। रीअरेंज करूंगा तो क्वाड्रेटिक बन रही है, ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा हमको। -105। तो श्री धराचार्य फॉर्मूला जिंदाबाद है। तो आप सब लोग सॉल्व करेंगे जब इसको, तो एक नेगेटिव वैल्यू आएगी और एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इनफैक्ट इस तरह का कुछ आएगा, -1 प्लस -29 डिवाइडेड बाय 4। तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और एक आएगी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है यहाँ पर 7 और नेगेटिव जो भी है कितनी आएगी नेगेटिव, वैसे 7.5, जो कि ऑब्वियस है, फ्रैक्शन है तो पॉसिबल नहीं। तो x = 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वंस अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम नंबर सिस्टम्स। सो पॉज द स्क्रीन राइट नाउ। अभी कभी स्क्रीन को रोकें और आंसर करें इस क्वेश्चन को। चलिए रीड करते हैं। फाइंड द बेस ऑफ द नंबर इफ द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड्स। यानी कि अगर ये इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है तो आपको पूछा गया है कि इसका नंबर का बेस कितना है, यानी कि किस बेस में ऐसा हो सकता है। चलिए क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें देखना है कोई भी एक बेस हम मान लेते हैं इसका, है ना। तो मैंने एक बेस मान लिया x है सपोज, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन का बेस क्या है, लेट्स अज्यूम, अभी जस्ट मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया ना, क्वेश्चन नंबर 6, उससे बहुत इंस्पायर्ड है ये क्वेश्चन। लेट्स अज्यूम बेस इज x। नाउ अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू बेस 10 इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, यानी कि दोनों तरफ आप इस बेस को कन्वर्ट कर दें बेस 10 में। इनफैक्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी। तो जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो 312 मैंने लिखा x बेस में डिवाइडेड बाय 20 बेस x इज इक्वल टू 13.1 बेस x। इतनी बात समझ में आ रही है हमको, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल से ऑब्जर्वेशन है, जस्ट हमें जो नंबर सिस्टम पढ़ा है हमने वो थोड़ा सा रिकॉल करना मेरा पर्पस है। तो यहां पर हम देखा, न्यूमरेटर को लिख लेते हैं पहले पोजिशनल वैल्यूज का मल्टीप्लाई करके। सो 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 0 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 0x, और इक्वल टू में क्या लिखेंगे हम, इक्वल टू में आप लिख देंगे इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 3x0 प्लस अब यहां पर कितना आएगा, 1 इंटू एक्स टू द पावर -1। ओके, अब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड को रीअरेंज कर लिया, तो 3x² प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x। ओके, ये तो 0 हो गया, जरूरत नहीं लिखने की, है ना। इक्वल टू 2x अपॉन 2x इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 1 बाई x। ओके, इसको हम रीअरेंज करेंगे, तो 3x² प्लस x प्लस 2 अपॉन 2x इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x। x से x कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आएगा 3x² इक्वल टू 3x² प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू आएगा 2x² प्लस 6x प्लस 2। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, x² माइनस 5x इक्वल टू 0। ऑब्वियस है यहां पर x की दो वैल्यूज दिख रही हैं हमको, 0 एंड 5। तो 0 तो कोई बेस हुआ नहीं, तो ऑब्वियस इसका आंसर क्या आ जाएगा, बेस 5। सो बेस 5 में ये इक्वेशन होल्ड कर रही है। क्लियर है सभी को?